नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये 14वां लेक्चर होने वाला है और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। ये सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के, इनको हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। बीच में दोस्तों किसी कारण से इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आपके कंटिन्यू ये लेक्चर आएंगे और अगले हफ्ते तक आपके मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब 5 या 6 लेक्चर इसमें रह गए हैं शेष, जिसके माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री। अभी तक इसमें 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 14वां लेक्चर है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अभी तक दोस्तों आपने अन्य लेक्चर नहीं देखे अगर, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहां पे आपको सभी लेक्चर प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन शुरू होता है भारत में 1919 में, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों किया गया था। मैंने पिछले लेक्चर में दोस्तों आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया था। प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपका था ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, जापान, जबकि धुरी राष्ट्र में आता था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। तुर्की यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन के विरुद्ध है अभी। तो यहाँ पे क्योंकि कारण क्या था, ब्रिटेन और तुर्की। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और तुर्की एक दूसरे के विरोध में थे, जबकि जो मुस्लिम लीग का जब यहाँ पे गठन होता है भारत में, तो वो इसलिए उसका गठन किया जाता है कि ताकि जो ब्रिटिश सरकार है भारत में, वो उनके हित में कुछ फैसले ले सके और वो ब्रिटेन की क्या कर सके, ब्रिटेन की कुछ चीजों में सहायता कर सके और उनको बराबर सपोर्ट मिल सके। तभी जाके मुस्लिमों को 1909 में पृथक निर्वाचन भी दिया गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत में। लेकिन जब यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध होता है तो ब्रिटेन और तुर्की एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ब्रिटेन और तुर्की एक दूसरे के विरोध में थे। अब यहाँ पे भारतीय मुस्लिमों ने ब्रिटेन का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है और ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति अपना कठोर रवैया अपनाया। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है दोस्तों, तो जर्मनी की भी पराजय हो जाती है। 1918 में जर्मनी में नई सरकार बनाई जाती है और 1919 में जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की जाती है। तो युद्ध समाप्त 1918 में हो गया था और संपूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो जर्मनी के साथ जो 1919 की वर्साई की संधि थी वो महत्वपूर्ण थी प्रथम विश्व युद्ध की। तो जब यहाँ पे युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है, तुर्की भी हार चुका है, जर्मनी भी हार चुका है, तो जर्मनी के साथ भी ब्रिटेन के द्वारा सेवरे की संधि की जाती है 1920 में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है। तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया, तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया और यही कारण था कि भारत में ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय मुस्लिमों ने रोष जताया और उनका विरोध किया। अब खलीफा का पद आप यहाँ पे समझो, खलीफा का पद क्या होता है कि तुर्की के सुल्तान, जो तुर्की का सुल्तान हुआ करता था, उसे खलीफा कहा जाता था। खलीफा मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक नेता हुआ करता था और इसलिए जब खलीफा का पद समाप्त किया गया तुर्की में, तो भारतीय मुसलमानों ने यहाँ पे अंग्रेजों का विरोध किया और इस कारण से तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने के कारण से भारत में मुसलमानों ने क्या किया, मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया और विश्व में ये मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ पड़ी, जिसके माध्यम से भारतीय मुसलमानों ने भी ब्रिटेन के इस रवैये का विरोध किया और उनकी मांग थी कि खलीफा के पद को पुनर्स्थापित किया जाए। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था। वो था प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत और मित्र राष्ट्रों का तुर्की के प्रति कठोर रवैया और वहां पर खलीफा का पद समाप्त किया जाना, ये कारण था खिलाफत आंदोलन का। अगर आपको कोई पूछे कि खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप उसे सही उत्तर दे पाओगे। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया भारत में, अली बंधुओं के द्वारा।
अली बंधुओं में मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किया गया था। इसमें दोस्तों कुछ अन्य नेता भी थे और वो थे मौलाना आजाद। तो आपको ये भी यहाँ पे नोट करने हैं, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद और यहाँ पे हसरत मोहानी, हसरत मोहानी ये भी यहाँ पे खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया जाता है और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 24 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी सम्मेलन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता, देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण है ये, इसकी अध्यक्षता की जाती है गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने की। जो दिल्ली में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन आयोजित किया गया था 24 अक्टूबर 1919 को, उसकी अध्यक्षता की गांधी ने। तो कांग्रेस ने भी खिलाफत आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया था, गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया था, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे देख रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक अभी क्या है अच्छा अवसर है, इसलिए कांग्रेस ने भी खिलाफत आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया और गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया था। तो 24 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन किया गया, जिसमें गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की। उसके बाद जून 1920 में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और गांधी जी ने इसका नेतृत्व भी किया था। लेकिन 10 अगस्त 1920 को दोस्तों सेब्रे की संधि होती है। अब यहाँ पे ये समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये सेब्रे की संधि क्या थी। सेब्रे की संधि कब हुई या सेब्रे की संधि जिसे कहा जाता है 10 अगस्त 1920 को। किस किस के मध्य? तो ये हुई मित्र राष्ट्रों व तुर्की के मध्य सेब्रे की संधि हो जाती है 10 अगस्त 1920 को। और इसमें क्या था? इसमें यह था कि तुर्की का विभाजन करना। इस समय दोस्तों तुर्की में एक नेता था मुस्तफा कमाल पाशा। इसने इस संधि का विरोध किया और अंग्रेजों का या मित्र राष्ट्रों का इसने यहाँ पे विरोध किया। लेकिन 1923 में तुर्की गणतंत्र हो जाता है और 1924 में कमाल पाशा के द्वारा तुर्की में खिलाफत को समाप्त किया जाता है और 1924 में तुर्की के नए संविधान का घोषणा की जाती है कमाल पाशा के द्वारा, मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा, और तुर्की का राष्ट्रपति बनाया जाता है किसको? मुस्तफा कमाल पाशा को। तो 1924 में, ठीक है, 1924 में यहाँ पे तुर्की में नए संविधान की घोषणा हो चुकी है और मुस्तफा कमाल पाशा यहाँ पे तुर्की का राष्ट्रपति बन चुका है। तो अब यहाँ पे देखो मूल कारण यहाँ पे समाप्त हो चुका है। मूल कारण क्या था? मूल कारण था खलीफा का पद। लेकिन अब तुर्की में सरकार बन चुकी है किसके नेतृत्व में? मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में। तो यानी जो खलीफा का पद था उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है तुर्की में ही। तो जब तुर्की में ही यहाँ पे 1924 में खलीफा का पद अपने आप ही समाप्त किया जा चुका है, तो ये मूल कारण यहाँ पे समाप्त हो चुका है और फिर भारत में भी पूर्ण रूप से खिलाफत आंदोलन यहाँ पे 1924 में समाप्त हो जाता है। लेकिन 1920 से फिर इसमें कमी आ गई थी। 1920 तक तो काफी जोर शोर से चला था ये खिलाफत आंदोलन, लेकिन जैसे ही सेब्रे की संधि हुई उसमें ये कहा गया कि तुर्की का विभाजन होगा। तो फिर खिलाफत आंदोलन में जो भी अन्य लोग थे वो यहाँ पे एक नया आंदोलन भी आ गया था भारत में, असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि भारत में संपूर्ण रूप से खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हुआ, तो वो हुआ 1924 में, क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में नई सरकार बन गई थी 1924 में, वो वहां के राष्ट्रपति बन गए थे और खिलाफत आंदोलन का जो मूल कारण था, जो कि खलीफा का पद था, वो वहां पे समाप्त किया जा चुका था तुर्की में। तो इस प्रकार से यहाँ पे खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि खिलाफत आंदोलन से संबंध आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे खिलाफत आंदोलन के। तभी मैंने आपको यहाँ पे तुर्की के इतिहास के बारे में भी यहाँ पे और तुर्की में उस समय कौन सी परिस्थितियां थी वही मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों वो है असहयोग आंदोलन। ये काफी महत्वपूर्ण आंदोलन है। असहयोग आंदोलन ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से।
अब यहाँ पे देखो, इसके नाम से ही इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, असहयोग यानी सहयोग नहीं करना। किसका सहयोग नहीं करना? ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। तब चाहे वो ब्रिटिश सरकार के जो सरकारी स्कूल है उनका बहिष्कार करना, या जो सरकारी न्यायालय है उनका बहिष्कार करना, या जो भी सरकारी वस्तुएं हैं, जो यूरोपीय वस्तुएं हैं, ब्रिटिश सरकार की जो वस्तुएं हैं उनका विरोध करना, उनका बहिष्कार करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। और सरकारी नौकरी का या जो पद दिए गए हैं भारतीयों को, जो उपाधि दी गई है भारतीयों को, उनका बहिष्कार करना। असहयोग यानी पूर्ण रूप से अंग्रेजों का सहयोग न करना, इसे ही कहा गया असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से शुरू किया जाता है 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन दोस्तों, इसी दिन एक यहाँ पे घटना घटती है भारत में। भारत के एक प्रमुख नेता थे उस समय, बाल गंगाधर तिलक जी। उनकी भी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही होती है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की भी मृत्यु हो जाती है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी 1 अगस्त 1920 को की गई। असहयोग आंदोलन के लक्ष्य क्या क्या थे? तो सरकारी विद्यालयों और सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना तथा राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती अदालतों की स्थापना करना, विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करना, साथ साथ जो स्वदेशी वस्तुएं हैं या स्वदेशी जो वस्त्र हैं उनका प्रचार प्रसार करना, और खादी वस्त्रों के निर्माण को प्रोत्साहन देना, ये मुख्य उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन कांग्रेस ने इसको यहाँ पे प्रस्ताव को कब किस अधिवेशन में यहाँ पे पारित किया था? तो कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया। तो कई बार ये प्रश्न पूछ जाता है, इस प्रस्ताव को पारित किया, ये भी आपको नोट करना है। दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था, तो इस अधिवेशन में एक तो पहली बार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकारा। क्योंकि अभी तक अगर आप देख रहे होंगे कांग्रेस का इतिहास, तो कांग्रेस किस प्रकार से यहाँ पे सरकार का विरोध करी, एक संवैधानिक दायरे में रहकर, यानी हम संविधान का प्रॉपर वहां पे पालन करेंगे, जो ब्रिटिश सरकार का संविधान है उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनका विरोध भी करेंगे। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष की अवधारणा को कब स्वीकारा? तो इसी नागपुर 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और कांग्रेस ने इसी नागपुर अधिवेशन में 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया, इसका अनुमोदन किया था और इसे पारित किया गया। तो अब यहाँ पे पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन शुरू किया जा चुका है। इसके लक्ष्य मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन यहाँ पे लगभग चलता रहा, लेकिन सरकार पर इसका कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। उसके बाद 1 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा एक घोषणा की जाती है कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करती है, नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करती है और प्रेस स्वतंत्रता नहीं हटाती है, तो वह देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये घोषणा गांधी द्वारा 1 फरवरी 1922 को की जाती है। लेकिन वहां पर दोस्तों फिर एक घटना घट जाती है 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा नामक घटना, जिसके कारण से पुनः यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को बारदोली में गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और यहाँ पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन जो कि शुरू हुआ था 1 अगस्त 1922 को, यहाँ पे पूरे देश में सभी वर्ग के लोगों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया महात्मा गांधी द्वारा। किस कारण से? जो घटना घटी थी चौरा चौरी कांड नामक घटना। तो अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताने वाला हूं। जो चौरी चौरा कांड जिसे कहा जाता है, इस घटना को ये घटी थी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर। कारण क्या था इस घटना का? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में लोग वहां पे क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसमें महिलाएं भी थी, लेकिन पुलिस ने वहां पर उन पर क्या कर दी, कार्यवाही
कर दी, पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी, जिसमें महिलाएं भी थी। इस कारण से यहाँ पे भीड़ क्या हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है और इसके विरोध में 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटती है और 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने विरोध स्वरूप थाने को आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही यानी कुल 22 पुलिसकर्मियों की जान चली जाती है। तो इस घटना से गांधी यहाँ पे बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वो क्या कर देते हैं, 12 फरवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है बारदोली में और यहाँ पर वो असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक घटना घटती है और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। इसका एक विवरण दोस्तों गांधी अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखते हैं कि आंदोलन को हिंसक होने से बचने के लिए मैं हर एक अपमान यहाँ तक कि मौत को भी सहन कर सकता हूँ। उस समय भारत में जो अन्य युवा नेता थे उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें जो अन्य नेता थे कांग्रेस के भी कुछ नेता, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने यहाँ पर जो गांधी का ये फैसला था, ये निर्णय, इन्होंने इस निर्णय का विरोध भी किया था, लेकिन गांधी ने ये असहयोग आंदोलन यहाँ पे स्थगित कर दिया। उसके बाद गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है। गांधी फिर 10 मार्च 1922 को क्या हो गए, गिरफ्तार हुए। 18 मार्च 1922 इन पर अहमदाबाद में ब्रूमफील्ड नामक जज था, एक जज ब्रूमफील्ड, इसकी अदालत में इन पर मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 5 फरवरी 1924 को गांधी बीमारी के कारण क्या हो जाते हैं, रिहा कर दिए जाते हैं और गांधी जेल से बाहर आ जाते हैं। ये असहयोग आंदोलन मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, इसके कारण क्या थे, क्या क्या इसके लक्ष्य थे और किस प्रकार यहाँ पे फिर इसे स्थगित किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चोरी चोरा कहानी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी की। दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन होता है 1 जनवरी 1923 को, लेकिन पहले इसकी पृष्ठभूमि समझने का आप प्रयास कीजिए। पृष्ठभूमि क्या थी, स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया? क्योंकि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, जो कांग्रेस के ही लोग थे। कांग्रेस यहाँ पे एक समय पुनः यहाँ पे 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पे दोस्तों देखो, हिस्ट्री आपको अगर याद रखनी है तो उसके लिए आपको एक बार हिस्ट्री को समझना होगा। जब आप डिटेल्स में समझ जाते हो तो फिर आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाती है। तो स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि स्वराज पार्टी के गठन के पीछे का कारण क्या था। यहाँ पे अभी तक हमने असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया और असहयोग आंदोलन जो कि गांधी ने स्थगित कर दिया। तो जैसे ही गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कांग्रेस के कई लोगों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस यहाँ पे 2 गुटों में उभर कर सामने आया। एक गुट का नेतृत्व कर रहे थे CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे कांग्रेस के 2 गुट 1922 में, अभी ठीक है 1922। तो एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। एक गुट में ये है और एक गुट में है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अन्य। अब जो CR दास यानी चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू थे, इनका मत था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए और विधान परिषद में शामिल होना चाहिए। और अगर हम यदि सरकार में शामिल होंगे, चुनाव में भाग लेके विधान परिषद में जाएंगे चुनकर, तो हम वहां पे अंग्रेज सरकार के साथ डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, उनका विरोध जता सकते हैं कुछ मामलों में। जबकि जो सरदार पटेल थे, जो दूसरा गुट था, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो दूसरा गुट था, इनका मत था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, केवल रचनात्मक कार्यों में कांग्रेस को लगा रहना चाहिए, जैसे कि खादी का प्रचार प्रसार करना या हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और फिर होता है दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है गया में, गया वार्षिक अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं अभी,
इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं CR दास, चितरंजन दास। चितरंजन दास यहाँ पे अपने मत का प्रस्ताव लाते हैं इस अधिवेशन में, लेकिन फिर उन्हें विरोध देखना पड़ता है किसका, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोग जो कि सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद के गुट में शामिल थे। फिर यहाँ पे CR दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से त्याग कर देते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं और एक नई पार्टी का गठन यहाँ पे करते हैं और उस पार्टी का नाम रखा जाता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। शुरुआत में उसका नाम क्या था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और बाद में इसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। और इस स्वराज पार्टी का गठन उनके द्वारा किया जाता है 1 जनवरी 1923 को। तो स्वराज पार्टी जब गठन की गई तो इसके अध्यक्ष CR दास, चितरंजन दास, और महासचिव थे इसके मोतीलाल नेहरू। ये है यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। 1923 में दिल्ली का एक विशेष अधिवेशन फिर कांग्रेस द्वारा बुलाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस को फिर ये डर था यहाँ पे कि कांग्रेस अब फिर से 2 भागों में, 2 गुट बन गए कांग्रेस के और 2 भागों में टूट जाएगी। तो इसलिए 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, दिल्ली विशेष अधिवेशन, और इसमें कांग्रेस ने जो स्वराजी थे, यानी जिसमें CR दास या मोतीलाल नेहरू और अन्य लोग थे, तो स्वराजियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी, क्योंकि इनका मुख्य जो मत है वो यही था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और विधान परिषद में जाना चाहिए। वहां से वो डायरेक्ट सरकार से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यानी इनका मत था कि चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए, हमें चुनाव लड़कर विधान परिषद में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अब देखो कांग्रेस ने भी यहाँ पे दिल्ली विशेष अधिवेशन में स्वराजियों को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है। उसके बाद नवंबर 2023 में चुनाव होते हैं और स्वराज पार्टी ने चुनाव में वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था। 1925 में स्वराजियों में से एक नेता थे विट्ठल भाई पटेल, इनको केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष भी चुना गया 1925 में। तो ये योगदान था यहाँ पे स्वराज पार्टी का। और फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामले थे जहां पर उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, सरकार का विरोध भी किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है और उम्मीद करते हैं कि स्वराज पार्टी के बारे में अब आपको यहाँ पे डिटेल्स में सारी जानकारी मिल गई होगी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HRA के बारे में, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा भी विश्व में नजर डालते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है, रूस में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि रूस प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था और रूस में एक क्रांति की शुरुआत होती है जिसका मुख्य उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना। और इसी रूसी क्रांति का प्रभाव यहाँ पे भारत के युवाओं में भी देखने को मिलता है। और वो यहाँ पे उनका भी मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर भारत में समाजवाद की स्थापना करना और गणतंत्र की स्थापना करना। तो इसका प्रभाव यहाँ पे भारत में भी रूसी क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, यानी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन होता है अक्टूबर 1924 में, कानपुर में इसका गठन किया जाता है। और इसमें प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण और अन्य क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। इनका उद्देश्य क्या था? देखो यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना और संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमें संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करनी है जहां पर संघीय गणतंत्र सिस्टम हो और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना। तो ये मुख्य उद्देश्य था HRA का। अब यहाँ पे एक घटना घटती है, काकोरी कांड। काकोरी कांड नामक जो ये घटना होती है 9 अगस्त 1925 को। क्या थी ये काकोरी कांड नामक घटना? तो इसमें 9 अगस्त 1925 को HRA के जो क्रांतिकारी थे, HRA के क्रांतिकारियों द्वारा इसे अंजाम दिया जाता है, द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है। ये काकोरी नामक जो स्थान है ये है लखनऊ में। लखनऊ में है ये काकोरी नामक स्थान, लखनऊ के सहारनपुर में। तो यहाँ पे HRA के क्रांतिकारियों द्वारा एक ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया जाता है। इस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटना। तो इनके द्वारा जब सरकारी खजाने को लूटा जाता है तो फिर सरकार द्वारा
कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। और इसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दोस्तों सुनाई जाती है। कौन कौन थे वो? तो इनमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, नेक्स्ट थे यहाँ पे, तीसरे थे यहाँ पे अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, और चौथे थे यहाँ पे राजेंद्र लाहिड़ी। तो इन 4 क्रांतिकारियों दोस्तों जो एचआरए के ये क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें यहाँ पे फांसी की सजा दी जाती है और अन्य 4 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तो जो आज़ादी हमें दोस्तों मिली है, इतनी आसानी से, इतनी सरलता से आज़ादी नहीं मिली। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन न्योछावर किया है, अपने प्राण की आहुति दी है, तब जाके आज हमें ये आज़ादी मिली है। तो ये काकोरी कांड और जो एचआरए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा एचआरए के बारे में। और काकोरी कांड से अगर कोई प्रश्न बनता है तो यहीं से पूछ जाएगा। अब देखो, काकोरी कांड की पैरवी किसके द्वारा की गई थी? इसकी पैरवी की गई थी गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा, पंत जी के द्वारा। यानी इन क्रांतिकारियों की मुकदमे की पैरवी की गोविंद वल्लभ पंत जी ने। इन्हें बचाने के लिए इनके द्वारा साथी वकीलों के साथ इन्होंने बचाव समिति का गठन भी किया था। बचाव समिति का गठन किया और इनके यहाँ पे इनके केस की पैरवी भी की थी गोविंद वल्लभ पंत ने, लेकिन फिर वो इनको बचा नहीं सके और इन्हें फांसी की सजा हुई थी इन 4 क्रांतिकारियों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एचआरए का ये संगठन था, इसमें बहुत सारे लोग, तो कुछ लोगों को आजीवन कारावास हो गया, 4 लोगों को यहाँ पे फांसी हो चुकी है। लेकिन फिर एचआरए संगठन को मजबूत करने का कार्य किया चंद्रशेखर आजाद ने। देखो, चंद्रशेखर आजाद भी इस काकोरी कांड में शामिल थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, उनका नाम ही आजाद था, वो हमेशा ही आजाद रहे। उन्होंने यहाँ पर भी अंग्रेजों से क्या कर दिया, अंग्रेजों को उन्होंने यहाँ पर भी चकमा दे दिया। तो अब जो पुनर्संगठन होता है एचआरए का, जिसका नाम है HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका पुनर्गठन या इसकी जो स्थापना की जाती है HSRA, ये एचआरए का ही क्या है, नया रूप है। पुनर्गठन किया गया 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। और इसमें कौन कौन अन्य क्रांतिकारी शामिल थे? तो चंद्रशेखर आजाद थे, इसमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे, भगवती चरण बोहरा और अन्य क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। उद्देश्य क्या था HSRA का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो स्थापना 1928 में हुई और इसका उद्देश्य था समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। अब यहाँ पे इसी समय क्या होता है दोस्तों, साइमन कमीशन यानी व्हाइट मशीन, ये आता है भारत में। अब साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में आपको पहले कई बार बता भी चुका हूं कि जब भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, तो इसमें एक प्रावधान था कि हम यहाँ पे प्रत्येक 10 साल बाद, सरकार ने 10 साल में क्या क्या कार्य किए उसके लिए एक आयोग का गठन करेंगे और वो आयोग यहाँ पर आएगा, सरकार के कार्यों का निरीक्षण करेगा और भारत में क्या क्या सुधार इस अधिनियम से हुए उसकी समीक्षा करेगा। तो इसमें ये प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1919 में, और इसके लिए यहाँ पे लगभग 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया गया, साइमन कमीशन, यानी जिसे व्हाइट मशीन कहा गया। व्हाइट मशीन इसे क्यों कहा गया अभी मैं आपको बताऊंगा। तो साइमन कमीशन का यहाँ पे गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था, इसका कार्य था भारत में जो अंग्रेज सरकार है उसके कामकाज की जांच करना और उसकी रिपोर्ट देना। लेकिन इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने कहा कि ये सारे के सारे अंग्रेज हैं
और ये वहीं रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो इन्हें भारत के बारे में जानकारी क्या है, ये भारत के बारे में कैसे अनुमान लगा सकते हैं, कैसे यहाँ पे ये सरकार के कामकाजों की रिपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो भारत की ना परिस्थितियां मालूम है, ना भारत का भूगोल मालूम है, भारत के बारे में इन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इसमें सारे अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसे कहा व्हाइट मशीन, और इसका भारतीयों ने क्या किया, विरोध किया। कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। कब लिया था कांग्रेस ने निर्णय? 1927 मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम साइमन कमीशन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। अब यहाँ पे 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जी द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व किया जाता है, लेकिन इस दौरान पुलिस की लाठियों से वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो जाता है। जब उन पर 30 अक्टूबर 1928 को ब्रिटिश सरकार की जो समय पुलिस थी वहां पर उनके द्वारा इनके सर पर लाठियां बरसाई जाती है और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का निधन हो जाता है। लाला लाजपत राय जी को लाठी जब चार्ज उन पर किया गया तो उस समय वहां पर जो आदेश दिया था वो दिया था तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्कॉट का नाम अभी आपको याद रखना क्योंकि अभी ये आगे काम आएगा। लाला लाजपत राय जी को दोस्तों शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है और जब इन पर लाठियों की बरसात हो रही थी तो उनका कथन था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। अब जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है तो जो संगठन था यहाँ पे HSRA, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी उसमें शामिल थे। इनके द्वारा एक योजना बनाई जाती है और योजना थी कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेना, यानी स्कॉट की हत्या करना। स्कॉट जो कि उस समय लाहौर का तत्कालीन पुलिस अधीक्षक था जिसने लाला लाजपत राय जी पर लाठियां बरसाने का आदेश दिया था। तो इनकी जो योजना थी वो क्या थी कि स्कॉट की हत्या करना। लेकिन जब 17 दिसंबर 1928 को ये योजना जब कर रहे थे, जब ये 17 दिसंबर 1928 को योजना को अंजाम दे रहे थे तो इसमें थे शामिल भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। इन्होंने स्कॉट के भ्रम में किसे गोली दाग दी? सैंडर्स को। तो सैंडर्स की हत्या हो गई 17 दिसंबर 1928 को। तो अभी तो यहाँ पर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, अब ये कोई भी नहीं पकड़े जाते हैं। फिर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विधेयक बिल पर बहस चल रही थी और वहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या कर दिया? बम फेंका था। लेकिन ये बम इन्होंने कहाँ फेंका था? जहां पर खाली जगह थी। इस बम का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि उद्देश्य क्या था? यहाँ पे बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना। इन्होंने ये भी कहा था कि हमारा उद्देश्य क्या है? बहरों को सुनाने के लिए। जो बहरी सरकार है, अंग्रेज सरकार, ये बहरी हो चुकी है और इसे सुनाने के लिए, इसे अपनी बात सुनाने के लिए हमें विस्फोट करना पड़ा। फिर इन्हें ये खुद वहां पर अपनी गिरफ्तारियां स्वयं देते हैं। इनके पास भागने का मौका भी था लेकिन ये स्वयं गिरफ्तारियां देते हैं, जेल जाते हैं और वहां से फिर क्या करते हैं? अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो ये लाहौर षड्यंत्र केस था जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई, ये केस खुल जाता है और इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हो जाते हैं। उससे पूर्व 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी भी शहीद हो जाते हैं। इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद जी को घेर लिया था तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार दी, क्योंकि इनका प्रण था कि ये कभी भी ब्रिटिश सरकार की पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएंगे, ये हमेशा आजाद रहेंगे। और इन्होंने खुद को गोली मारकर ये हमेशा के लिए क्या रह गए? आजाद रह गए। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने भी स्वयं को गोली मारी थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी दी गई। तो यहां तक मैंने आपको बताया अभी तक HRA और HSRA के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे दी है।
अब बढ़ते हैं आगे और कुछ अन्य विद्रोह के बारे में बात करते हैं। चटगांव शस्त्रागार विद्रोह, यहाँ से भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ये चटगांव शस्त्रागार विद्रोह है, इसका नेतृत्व किया था सूर्यसेन ने। सूर्यसेन जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ये बंगाल के चटगांव में एक शिक्षक थे और इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। चटगांव भी कहाँ है? बंगाल में है। तो सूर्यसेन ने अपने सहयोगियों के साथ एक सशस्त्र विद्रोह किया था। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इनका एक संगठन था आईआरए के सदस्यों के साथ 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर इन्होंने हमला किया और लगभग वहां पर 2 शस्त्रागार को क्या कर दिया? अपने कब्जे में ले लेता। वहां पर एक सरकार का इन्होंने गठन भी कर दिया था, लेकिन फिर वहां तक पुलिस आ जाती है और 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार किया जाता है और 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी दी जाती है। तो चटगांव शस्त्रागार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। ये काम हुआ था बंगाल में एक सशस्त्र विद्रोह, जिसमें शस्त्रागार पर हमला करके उसे अपने कब्जे में इनके द्वारा लिया गया था। कुछ अन्य यहाँ पे विद्रोह या अन्य आंदोलन, आपको यहाँ पे एक या दो और बच रहे हैं। यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, एक है बारदोली सत्याग्रह, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि नहीं तो ये छूट जाएगा। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ? ये हुआ 1928 में। अब क्या था बारदोली सत्याग्रह? इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व क्या था? सरदार पटेल जी ने, सरदार पटेल। बारदोली किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर का विरोध किया था और इसका नेतृत्व फिर किसने किया? किसानों का नेतृत्व यहाँ पर सरदार पटेल ने बारदोली में। सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने 30% लगान को 6% कर दिया। यहाँ पर सरदार पटेल जो कि सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। और जब बारदोली सत्याग्रह में सफलता मिलती है तो बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। प्रश्न बनता है, बारदोली की महिलाओं द्वारा सर पटेल को, ठीक है, पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, यहाँ पर पूरा नाम भी देता हूं, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कब दी गई? 1928 में बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद। एक यहाँ पे है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1915 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रमुख जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। काफी महत्वपूर्ण लेक्चर था ये आज का और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।